Now, I would like to invite Professor Dr. Tosi Sarwar, who is former chairman, Mass Communication Department, Cedar Urdu University, Karachi, and prominent journalist to come forward and share his ideas with you. शुक्रिया। आज की शाम इस लिहाज से अच्छी है कि बारिश भी नहीं हुई और एक अच्छी महफिल में मुझे कुछ कहने का एजाज़ हासिल हो रहा है और वो महफिल है सिंधी ज़बान। देखिए, ये जो बरसगीर की तक़सीम हुई गैर फितरी, इसने बहुत सारे इंसानी अलमियों को जन्म दिया। एक गैर फितरी माइग्रेशन हुई जिसके नतीजे के अंदर बहुत सारे नए तज़ादात पैदा हुए। सिंध के लोगों ने खुशामदीद कहा, जो लोग हिंदुस्तान से आए उन्हें अपने घरों में रखा और एक बहुत अच्छा माहौल शुरू हुआ। और अगर वो सूरत हाल रहती और 1 मिनट ना बनता, जैसा कि प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब की किताब है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, तो सिंध की सूरत हाल दूसरी होती। मगर हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका बुनियादी काम ही यही है कि सोसाइटी में नए नए कंट्रडिक्शन पैदा किए जाए और जो वेस्टेड ग्रुप्स होते हैं वो उनके साथ लिंक हो जाते हैं या उसको डेवलप कर लेते हैं। ये काम वो 47 से कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं। उसके नतीजे में ये कंट्रडिक्शन पैदा हुआ और ब्रिगेडियर सिक्का खान ने सिंधी ज़बान की तस्वीर पे पाबंदी लगा दी। मेरा ख्याल है वो हमारे वो दिन हम उर्दू बोलने वालों के लिए क्या दिन था, सिंधी बोलने वालों के लिए तो वो ना हो, मगर वो तो सिंधी पढ़ ही रहे थे। मगर हमारे लिए एक बहुत बुरा दिन था कि हम लोग जो यहाँ पैदा हुए थे वो सिंधी ज़बान पढ़ने से महरूम हुए। और बदकिस्मती ये हुई कि जो हमारे उस ज़माने में सियासी रहनुमा थे उन्होंने इस पर इस तरह आवाज़ नहीं उठाई सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के और तरक्की पसंद लोगों। उस पर आवाज़ उठनी चाहिए थी क्योंकि उसने सिंध में नया तजाद क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद में नताइज अब तक सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज फिर ये जो हम दोबारा सिंधी ज़बान की बात कर रहे हैं, अगर वो पाबंदी नहीं लगती और सिंधी ज़बान जो है वो हम पढ़ रहे होते तो एक बिल्कुल आम सी बात होती, जैसे कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में है कि वहाँ से लोग आए उसके बाद वो ज़बानें पढ़ने लगे, तो वो इस तरह का कंट्रडिक्शन पैदा नहीं होता और वो जानबूझ के पैदा किया गया। बाद में जब 72 में पीपल्स पार्टी ने सिंधी ज़बान को जो कानून के तहत नाफिज किया तो NSF ने कराची में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने एक जुलूस निकाला जिसने इस बात की हिमायत की कि सिंधी जो है सिंधी ज़बान होनी चाहिए। डॉक्टर रशीद हसन खान उस ज़माने में सदर थे। वो मेरा पहला जुलूस था जो मैंने शिरकत की किसी जुलूस में। अगरचे कि वो बहुत अहम बात थी, मगर जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने मजहबी जमातों को इस्तेमाल किया और उर्दू को मुक़द्दस ज़बान बना दिया इस्लाम की, जबकि उर्दू से ज़्यादा तो कदीम ज़बान सिंधी है। पहला कुरान शरीफ का तर्जुमा तो सिंधी हुआ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिव्यू किया है। वो कहते हैं कि जमात इस्लामी ने सिंधी की बिल की मुखालफत करके खुद अपना नुकसान किया उन्होंने और उर्दू बोलने वालों में कौमियत की बुनियाद डाल दी जिसने उन्हें ख़त्म कर दिया। और ये उनके यहाँ ये थिंकिंग आई कि भाई ज़बान तो हिंदी भी इतनी मुक़द्दस है जितनी उर्दू, जिस तरह पंजाबी है, जिस तरह बंगाली है। कुरान शरीफ तो अरबी में उतरा था, ना उर्दू में उतरा, ना सिंधी में उतरा, ना पंजाबी में उतरा, तो आप किसी को मुक़द्दस कैसे कह सकते हैं? तो वो जो कंट्रडिक्शन थे उसने मज़ीद जनरल के दौर में वो आगे बढ़े और मसाइल पैदा हो गए। एक और बात जो हुई कि पीपल्स पार्टी के दौर में सिंधी नाफिज हुई और स्कूलों में सिंधी नाफिज, मगर जो हमारे माशरे की कमर्शलाइजेशन है उसने हमारे वो उस्ताद जो सिंधी पढ़ाते थे उन्हें भी लपेट में ले गए। वो उस कमर्शलाइजेशन का शिकार हो गए। वो बच्चों को बहुत अच्छे नंबर देते, जो 9th में सिंधी का इम्तिहान होता है उसमें बच्चों के 70-80 नंबर आते हैं। उन्होंने एक फार्मूला बना लिया पैसे कमाने का, बजाय इसके कि वो सख्ती करते
और स्कूलों में सख्ती होती है कि बच्चे क्लास में पढ़ेंगे, बाकायदा जैसे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उर्दू मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इस तरह सिंधी जबान भी पढ़ेंगे। उन दोस्तों ने एक आसान फार्मूला दे दिया कि जनाब आप हमारे फार्मूले पर अमल करें, हमें टीचर पे रखें या हमारी किताबें हैं, सबको 70-80 नंबर है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा, इसको अब भी देखने की जरूरत है सिंध हुकूमत की कि ये जो कमर्शलाइजेशन है तालीम के नाम पे पैसे कमाने की, उसके नतीजे में भी अगर ये सिंधी है सब्जेक्ट है, हर बच्चा जो मैट्रिक का इम्तहान देगा सिंध के किसी भी बोर्ड में वो सिंधी का इम्तहान पास करेगा। मगर उसके बावजूद ये जो कमर्शलाइजेशन है जिसने दूसरे उसको सब्जेक्ट के म्यार को भी मुतासिर किया, उसने मेरा ख्याल है उर्दू को ज़्यादा मुतासिर, सिंधी को ज़्यादा मुतासिर किया कि बच्चे सिंधी में 80 नंबर भी लेके आ रहे, 70 नंबर भी लेके आ रहे। मैंने अपने बेटे का रिजल्ट देखा 85 नंबर से। मगर ये इस पे हमें समझने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हमारी रियासत के बहुत सारे कंट्रडिक्शन हैं, बहुत सारे वेस्टिक ग्रुप हैं, वो सिंध को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के साधने के लिए। 87 से लेकर 98 तक जो सिंध में रहा, उसके सबसे बड़ा हथियार यही था कि सिंध में की सूरत को खराब किया जाए और जमहूरी हुकूमतों को रुखसत किया जाए। अब भी उनकी ये कोशिश है कि दोबारा सिंध में ऐसी सूरत पैदा की जाए। तो इस पे जो साहिबान फिक्र हैं उन्हें गौर फिक्र की जरूरत है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो डॉक्टर रियाज और उनके दोस्तों ने लिया। मुझे एक वाकया याद आया कि डॉक्टर रियाज की किताब की तकरीर हुई प्रेस क्लब में, वो शायद अफगानिस्तान के बारे में थी। हमारे दोस्त हैं वो सिंधी से उर्दू में तर्जुमा करते हैं, वो मेरे पास आए, चलेंगे यार ये किताब मुझे दिलवा दो, मैं सिंधी में तर्जुमा करूँगा। मैंने कहा यार वो डॉक्टर साहब की मादरी ज़बान है सिंधी, और मैंने कहा मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि डॉक्टर साहब इतनी अच्छी उर्दू बोल देते हैं, मैं नहीं बोल पाता। तो खैर उन्हें भी हैरत हुई और मैंने कहा कि मुझे नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है। तो इस पे ये जो सिंध स्टडी सेंटर बना है, इसमें इस बात से रिसर्च होनी चाहिए और इस पर डिबेट होनी चाहिए कि जो ताले आजमा कुव्वतें नई साजिशें कर रही हैं सिंध में नए कंट्रडिक्शन पैदा करने के लिए, फसाद कराने के लिए, उसको रोकने के लिए दानिशवराना सतह पे क्या हो सकता है। हमें उन तरीकों की तरफ जाना चाहिए, हमें उस पर रिसर्च करनी चाहिए कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और करते हैं हमेशा, और उन वेरिएबल्स का तोड़ क्या हो सकता है, किस तरह के इक़दाम हो सकते हैं, किस तरह की हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए, किस तरह की सिविल सोसाइटी को इस पर काम करना चाहिए, हम सारे लोगों को काम करना चाहिए। हम लोग जो लिखते हैं उन्हें किस मैसेज को आगे बढ़ाना चाहिए और उस पर बाकायदा इस तरह का होमवर्क हो कि जो लोग रायमा को डेवलप करते हैं उन्हें वो एक मैटर दिया जाए कि आप इन मौज़ूआत पर ज़्यादा लिखें और ये सिंधी हैसियत के लिए ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल ये है कि सिंध स्टडी सेंटर के हमारे दोस्तों को ये बात सोचनी चाहिए। एक और मेरी तजवीज़ ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 अहम से लोगों के नाम पे लेक्चर सीरीज का शुरू किया है। कामरूप सबो जो हैं उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ भी जद्दोजहद की और पाकिस्तान में भी फौजी हुकूमतों से लड़ते रहे। हमारे दूसरे साथी उन्होंने सिंध में इल्मी आज़ादी का मीनार है वो, उन्होंने जो काम किया, जो साहब ने, वो तारीख का हिस्सा। मेरा ख्याल ये है कि हमें आपको गौर करना चाहिए कि लेक्चर सैयद सिफ्ते हसन के नाम ये भी कराएं। सिफ्ते साहब ने 50 से ही सिंध की जद्दोजहद के लिए लिखा। जिन लोगों ने उनके एडिटोरियल पढ़े हैं जो लैलो निहार में छाए हुए, उस वक्त उन्होंने कहा कि 1 यूनिट बढ़ेगा तो उससे कितने बड़े सरदार क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह 70 में भी किया। तो हमें सोचना चाहिए और ये बहुत अच्छी कोशिश है और इस पर मजीद रिसर्च होनी चाहिए ताकि वो अवाम जो सिंध को जलाना चाहते हैं उनको अजाइन को कैसे नाकाम बना सकें। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक तो इस बात का कि मुझे मौका मिला, दूसरी ये कि इतनी अच्छी चीज़ शुरू हो रही है, एक नया कोर्स शुरू हो रहा है जिस पे सिंधी सीखने का मौका मिले। शुक्रिया। Thank you very much, Professor Dr. Tosif Saab, to express your views